अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने सोशल स्टडी का लेसन नंबर 11 हेडिंग प्रशासकीय संरचना, बस्तीवादी सेना तथा सिविल प्रशासन का विकास ये पढ़ना है। इससे पहले हमने सबक 10 में पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुई, किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान में अपने राज्य स्थापित किए, कंपनी कैसे तरक्की की और कैसे उन्होंने राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट की और देश में कब्ज़ा किया। आज हम पढ़ेंगे उसके प्रशासकीय संरचना के बारे में और बस्तीवादी सेना के बारे में और सिविल प्रशासन के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था, लेसन से ही आदमी को बच्चों आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रशासकीय संरचना क्या है। प्रशासकीय संरचना राजनीतिक इन्होंने सिस्टम कैसा बनाया, बस्तीवादी सेना इन्होंने सेना को अपनी डिफेंस के लिए क्या काम किया, ठीक है। और तीसरा आ जाता है तथा सिविल प्रशासन का विकास। सिविल प्रशासन में उन्होंने क्या क्या बिल पास किए, यानी न्याय व्यवस्था, इसमें पुलिस व्यवस्था आ जाती है और जो वेलफेयर के जितने काम होते हैं वो सारे आ जाते हैं। आज हम इसको सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ याद रखने की बातों से, क्योंकि कुछ याद रखने की बातें जो अल्लाह आखिर में दिया होता है उसमें इन्होंने इस चैप्टर का पूरा एक खुलासा दिया होता है। अगर बच्चों आप उसको अच्छी तरह पढ़ के फिर इन क्वेश्चनों के उत्तरों को लेसन के अंदर से अच्छी तरह देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक जनरल नॉलेज की तरह ये सबक याद हो जाएगा। जिस तरह ये सबक वैसे भी आपको हिस्ट्री के ये जनरल नॉलेज की तरह सबक याद होने चाहिए। अब देखो सवाल पॉइंट नंबर 1 है कुछ याद रखने की बातें। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ। अब इसमें हम बाद में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या था, ठीक है। और इसके बाद पिटिशन इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसकी किताब के अंदर। तथा वाटर एक्ट अनुसार भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य को एक केंद्रीय शक्ति का अधीन कर दिया गया। तो ये तीसरा जो है वाटर एक्ट जो पास हुआ उसके ज़रिए से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य का एक केंद्रीय शक्ति के अधीन कर दिया। एक शक्ति अलग से बनाकर उसके अधीन कर दी गई को, यानी एक राज्य स्थापित अपनी एक हुकूमत कायम करके कंपनी को उसके अंडर कर दिया गया और सारी बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, इसमें आ जाता है गवर्नर जनरल को काउंसिल भारतीय प्रशासकीय संगठन को सिविल सर्विस, पुलिस, कानून, न्याय व्यवस्था नियंत्रण करती थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल भारतीय प्रशासनिक संगठन को सिविल सर्विसेज, पुलिस और न्याय व्यवस्था द्वारा नियंत्रित करती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में सिविल सर्विस का संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में बहुत से कानून पास किए, बहुत से उसने सिविल सोसाइटी में बहुत से उन्होंने सुधार किए। इन्हें पुलिस प्रबंधन का प्रमुखता भी माना जाता है, यानी पुलिस के जितने इंतजाम थे, जैसे एक पुलिस स्टेशन बनाना, फिर उसके ऊपर एक कप्तान बनाना, फिर उसके नीचे एक दरोगा बनाना, फिर उसके नीचे फिर आम पुलिस को सेट करना ताकि वो इलाकों को कंट्रोल कर सके। अब नीचे उसके साथ भारत में सभी सर्वोच्च पदों पर नौकरी केवल यूरोपियन को दी जाती थी। इस बात को आपने याद रखना है कि जब भारत में हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का राज हो गया था तो ऊंचे पदों पर, जैसे कप्तान का पद हुआ, जैसे एसएसपी का होता था, डीसी का होता था, उसके बराबर कप्तान का जो होता था वो अंग्रेज़ होता था, ठीक है। उसके ऊपर जो गवर्नर जनरल होते थे वो भी अंग्रेज़ होते थे और भारतीय जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फौज में सूबेदार की पदवी दी जाती थी और उससे ज़्यादा कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड नामक एक पुस्तक की रचना की तथा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की। सर्वोच्च अदालत की कलकत्ता में स्थापना उसने की, यानी जिस सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, जैसे आजकल हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब आप आ जाओ नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर। ये 11 प्रश्न हैं, हम इसको एक एक करके इसके ऊपर ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए
कौन सा एक्ट पारित किया गया, यानी कौन सा एक्ट जो है वो लगाया गया। यहाँ पर एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी को पास किया गया। ये देखो इसमें पहले सफ़े के ऊपर पिटसन इंडिया ये रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर पिटसन इंडिया एक्ट है, फिर चार्टर इंडिया एक्ट है, ये दिए गए हैं। अब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में हमने ये देखना है कि इसमें इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, अब हम इसको पहले सवाल का जवाब हमारा इसी में आ जाता है। सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को निरीक्षण करने के लिए 1773 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप कार्यों को निरीक्षण करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, इसके अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल था, 4 सदस्य कौंसिल स्थापित की गई, यानी एक गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 सदस्य होते थे, मेंबर होते थे, जो प्रशासक जो राजनीतिक व्यवस्था के सभी मामलों को देख सकते थे, उसके बारे में सोच सकते थे, उनको अधिकार था। गवर्नर जनरल कौंसिल जो है गवर्नर जनरल कौंसिल जो है इसमें देखें युद्ध, शांति, राजनीतिक सुविधा ये दिया गया है, वो इन सारों का निरीक्षण करती थी। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया। अब सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 2 में दिया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब किस एक्ट के अधीन पास किया गया। ये सवाल नंबर 2 का है। इसको हम इसका आंसर जानने के लिए हम पीछे चलते हैं, इसके पेज नंबर 1 के ऊपर। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब किस एक्ट के अधीन, ये पिटसन इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पास हुआ था, उसके तहत इसको एक्ट अधीन बना था। इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब तथा किस एक्ट के अधीन बना था, ये पिटसन एक्ट 1784 ईस्वी में इसके अधीन बना था। इसका जवाब ये है। इसके कितने सदस्य थे, इसके 6 सदस्य थे। ठीक है, इसमें देखो ये 6 सदस्य थे। अब पिटसन एक्ट के बारे में आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में भी हम पहले ही समझ लेते हैं। इसके बारे में पिटसन एक्ट में क्या कहा गया। पिटसन एक्ट में इंडिया के एक्ट काउंसिल इसमें बताया गया, इस एक्ट के अनुसार कंपनी के सिविल, सैनिक तथा आर्थिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यहाँ की राजनीतिक कार्यों को, सिविल कार्यों को और आर्थिक इकोनॉमिकली नियंत्रण, व्यापारिक जो था उसको नियंत्रण करने के लिए एक काउंसिल एक बनाई गई सोसाइटी बनाई गई कंट्रोल करने के लिए। उसके 6 सदस्य थे, ये इन्होंने इंग्लैंड में बनाई थी। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। ठीक है, इसके बाद ये जवाब हमारा 2 का हो गया। ये पिटसन एक्ट के बारे में संक्षेप में बताओ, ये भी एक सवाल का जवाब है जो हमने पहले ही समझ लिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है भारत में सिविल सर्विस की स्थापना संस्थापक कौन था। सिविल जितने भी काम सिविल के होते हैं उनका संस्थापक कौन था। अब ये आप पेज नंबर 137 पे जब आ जाएंगे तो उसके ऊपर लॉर्ड कॉर्नवालिस का फ़ोटो भी दिया गया है और इसमें एक पॉइंट दिया गया है सिविल सर्विसेज का। ये पॉइंट नंबर 1 है सिविल सर्विसेज का। अब इसमें हमने ये देखना है कि इसमें क्या बताया गया है। सिविल सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है। सिविल सर्विसेज में जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। और इसमें सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इसमें सिविल सर्विस के अधिकारियों में रिश्वतखोरी को समाप्त करने के लिए अधिकारी
कि अधिकारियों के वेतन को बढ़ा दिया, यानी जो नौकरी पेशा लोग थे, उन जो अधिकारी थे बड़े बड़े ओहदों पर, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। और उसके बाद जो रिश्वतखोरी थी, जो 2 नंबर का काम था, उसको बंद करने का काम उसने शुरू कर दिया। जहाँ पर अधिकारी अपनी निजी मनमानी करते थे, व्यापार करने के लिए अपनी मर्जी से रेट सेट करते हैं, उस सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया उसने। उच्च पदवियों केवल इसमें एक पॉइंट देखो जो मैंने पहले बताया था, उसने उच्च पदवियों, इसमें साफ लिखा है उसने उच्च पदवियों के व्यापार तथा भारतीयों के भेंट मनमाई, उसने उच्च पदवियों के केवल यूरोपियन को ही के 1800 ईस्वी में लॉर्ड विलियम ने इंग्लैंड में हैली बेरी कॉलेज, एक कॉलेज उसने बनाया 1806 में। लॉर्ड विलियम इंग्लैंड में हैली बेरी कॉलेज खोला, जिसमें कंपनी के नए नियुक्ति किए गए सिविल सेवाओं अधिकारियों को भारत भेजा जाता था। जो यानी कॉलेज आर्ट्स वहाँ खोला था उसने 1806 में। वहाँ पर जो सिविल सर्विस के ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको हिंदुस्तान में काम करने के लिए बड़े ओहदों पर भेजा जाता था। भारत में भेजने पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता था। 1883 में चार्टर्ड एक्ट के अनुसार भारतीयों को धर्म, जाति, रंग के आधार पर सरकारी पदवियों को वंचित नहीं रखा जाता था। भारत फिर भी भारतीयों को उच्च पदवियों पर नियुक्ति नहीं दी जाती। मज़हब के लिहाज से तो कोई कोई वो नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी उनको अब इसमें देखो सिविल सर्विस का हम पूरा समझ लेते हैं। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक तो भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रहने दिया, रखना था, बल्कि कॉलेज वहाँ पर खोला जहाँ सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, और इस पूरे सफ़े में यही बताया गया। और सबसे पहले 1853 में सिविल सर्विस की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी। 1853 में जैसे हमारे आजकल यहाँ सिविल सर्विसेज के टेस्ट होते हैं, इस तरह 1853 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने ही शुरू किया था। जैसे IPS की, AIS की, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, वो उस दौर से ही शुरू हुए थे। अब इसके बाद हिंदुस्तान में इसमें एक पॉइंट दिया गया है, हिंदुस्तान में सबसे पहले 22 वर्ष निश्चित की गई। इसके लिए जो उम्र सिविल सर्विस के लिए की गई थी 22 वर्ष की गई थी। ठीक है, जो 1853 में बढ़ा में 21 वर्ष कर दी गई। उसके बाद देखो 1876 में 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ईस्वी में 1863 में एक बात याद रखने वाली है, ये सवाल आ सकता है, कौन सा इंडियन आदमी जो है सबसे पहले सिविल सर्विस में पास हुआ। 1863 ईस्वी में सबसे पहले सत्येंद्रनाथ, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर नाम का प्रथम भारतीय था जो सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल हुआ। बाद में भारतीयों ने इस परीक्षा के लिए आयु से सीमा बढ़ाने तथा परीक्षा केंद्र के इंग्लैंड के स्थान पर भारत की भी स्थापित करने की मांग की। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन भारतीय जो था सिविल सर्विस में पास हुआ। अब इसके बाद आज 1886 ईस्वी में नीचे भारत में वाइस रॉयल लॉर्ड रिप्टन ने 15 सदस्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्ति किया। इस कमीशन के सुझाव दिए गए सिविल सर्विस के 3 भागों में विभाजित किया। अब सिविल सर्विस की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या काम किए गए। इंपीरियल इंग्लैंड सर्विस से जिसके लिए परीक्षा इंग्लैंड में होगी। इंपीरियल या इंडियन सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड में इनके लिए इम्तिहान होता था। नंबर 2 प्रांतीय सिविल सर्विस जिनकी परीक्षा अलग अलग प्रांत में होती थी। प्रांतीय सिविल यानी स्टेट की जो होती थी छोटे छोटे। प्रोफेशनल सर्विसेज कमीशन भारतीयों के लिए परीक्षा के बैठने की आयु 19 वर्ष बढ़ाकर 23 वर्ष निश्चित करने के लिए 1892 भारत में सरकार ने इनकी सिफारिश कर दी, यानी 23 वर्ष तक कर दी। ये 3 पॉइंट हैं जो सिविल सर्विस में इन्होंने अपने उसके बढ़ाने के लिए कर दिया था। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर अगले के ऊपर। अगला सवाल है भारतीय सिविल सर्विस का स्थापक कौन था, ये हमने पढ़ लिया। कब और कौन सा पहला भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में, ये हमने पढ़ लिया। सत्येंद्र टैगोर जो था वो सबसे पहले इसमें हमारी सर्विस में पास हुआ।
ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें अगला देखो, सेना में भारतीय सैनिक को दी जाने वाली सबसे बड़ी पदवी कौन सी होती थी। अब ये पॉइंट, ये सवाल नंबर आ जाता है सबसे भारतीय पहले भी हमने पढ़ा है कि भारतीयों के साथ ज़्यादती की जाती थी और उनको वो पदवी नहीं दी जाती थी। हम पेज नंबर 100, अब अगर पेज नंबर आप निकालेंगे 138, उसमें दिया गया है कि भारतीयों को कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कहाँ तक दी जाती थी। अब इसका पॉइंट नंबर 2 निकालो, सेना के आगे सबसे पहले तो अब ये देखने वाली बात है, भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना तथा विस्तार करने के लिए सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। 1856 में अंग्रेज़ी सेना में भारतीयों की संख्या 2,33,000 थी तथा यूरोपियन की केवल 45,322। ये पॉइंट बहुत ही याद रखने वाला है कि सबसे पहले भारत में कितनी थी, 2,33,000 इंडियन जो फौज में भर्ती थे। और ये इसमें कटा हुआ है, इंडियन जो भारतीय थे वो 45, इंडियन जो अंग्रेज़ थे वो 45,322 थे जो इनके बड़े बड़े ओहदों पर। अब इसमें देखो एक पॉइंट आ जाता है कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन तथा भत्ता दिया जाता था और उनकी उनती अधिक से अधिक सूबेदार की परीक्षा तक ही होती थी। ठीक है, ये इसमें दिया गया है, ये सूबेदार, केवल सूबेदार तक ही उनको दी जाती थी। ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सवाल आ जाता है छठा, कौन से गवर्नर जनरल ने पुलिस विभाग में सुधार किए। अब इससे पहले भी हमने पढ़ लिया था इसी सफ़े के अंदर। ये देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस विकास में सुधार के लिए कई कार्य किए। ठीक है, ये आ जाता है इसका पॉइंट और ये इसका उत्तर आ जाता है, कौन से गवर्नर जनरल ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए ये तथा क्यों। अब इसमें क्यों का लफ्ज़ आ गया, इसके लिए हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कार्य किए उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ी शासन में कानून तथा शांति स्थापित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस विभाग में सुधार किए। ये ऊपर की लाइन देखो, ऊपर देखो आप, पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या किया उसने क्या किया कि उसने ज़िलों को उसने प्रांतों में ज़िलों को बांटकर वहाँ पर ज़िलों में पुलिस कप्तान जो है कायम किए। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। और पुलिस कप्तान जो है उसके अंडर में ज़िले की पुलिस को बना दिया और वहाँ पर एक जैसे चौकियाँ बना दी, थाने बना दिए और हर एक थाने का एक दरोगा होता था और दरोगा का काम देख रेख पुलिस कप्तान करते थे। उन दरोगाओं को जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दरोगा बनाए जाते थे, यानी जितना आजकल SHO है, जितना कादियान में पुलिस स्टेशन है इसका SHO है, और जितना आगे गांव में चले जाओ वहाँ पर कोई और दरोगा है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के हो गए। लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला कौन होता था, एक कप्तान होता। जैसे ये हमारा इलाका जो है SSP के अंडर में आता है। ये आपको समझ आनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। इंग्लैंड लॉ कमीशन, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 7वां सवाल है, इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना कब तथा क्यों की गई। इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना कब तथा क्यों की गई। अब ये आ जाता है कि न्याय व्यवस्था में आ जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 ईस्वी में। अब फिर हम पेज नंबर 138 में चले जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 138 को निकालो और इसमें हम आखिरी पेज में चले जाओ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1832 में बंगाल में ज्यूरी प्रथा की स्थापना की।
183 के अंतर्गत कानून के संग्रह करने के लिए इंडियन की लॉ कमीशन की स्थापना की। ठीक है, 1833 इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 इसमें चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट पास किया, उसके अंतर्गत कानून संग्रह करने के लिए इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की। गवर्नर जनरल को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो कानून बनाए जाते थे उसको गवर्नर जनरल ही बना सकता था, उसके अधिकार दिए गए। इसमें क्या था, इसमें अधिकार सारे साम्राज्य में कानून का प्रशासन लागू किया गया और इसके अनुसार सभी प्रांतीय लोगों को धर्म जाति भेदभाव के बिना कानून की दृष्टि के समान समझा जाने लगा। ये एक बहुत अच्छी बात थी। दूसरी सिविल सेवाओं की तरह भारतीयों को यूरोपियन के समान ना समझा गया, लेकिन कई जगहों पर जो है यूरोपियन के जो न्याय व्यवस्था थी उनको इंसाफ दे दिया जाता था, और जो इंडियन थे उनको इंसाफ, यानी जैसे कोई अंग्रेज़ों से कोई ज़्यादती हो जाती थी या कोई गलत काम हो जाता था उनको बख्श दिया जाता था, और जो इंडियन थे उनके साथ ज़्यादती की जाती थी। ये इस सवाल का जवाब है। और ये यूरोपियन के मुकदमों का नियंत्रण करने का अधिकार नहीं था। उदाहरण के तौर पर भारतीय जजों को जो भारत के जज थे, यूरोपियन मुकदमों का नियंत्रण करने का अधिकार नहीं था। 1833 ईस्वी में लॉर्ड रिप्टन की सरकार ने एल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय जजों की ऐसा अधिकार देना चाहा, परंतु असफल रहा। ये रिप्टन एक एक्ट पास किया गया था जिसमें ये कोशिश की गई थी कि ये इंसाफ जो है हिंदुस्तान के जजों को भी दिया जाए, लेकिन ये नहीं दिया गया। अब इससे अगला 8वां सवाल है, रेगुलेटरी एक्ट के से क्या भाव है। मैंने ये आपको पहले समझा दिया। रेगुलेटरी एक्ट पहले पेज पे हमने ये पढ़ लिया अच्छी तरह। इन्होंने प्रशासकीय शासन को अपने हाथ में चलाने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, उसके तहत ये सारा काम किया। 1858 के बाद सेना में कौन कौन से परिवर्तन आए। 1857-58 के बाद जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद इन्होंने बहुत से अपने कानून पास कराए। ये आपका इस सफ़े में देखो 138 के सफ़े के ऊपर के पेज में दिया गया है। इसमें भी ये बताया गया कि कौन कौन से परिवर्तन किए गए। अंग्रेज़ी सैनिकों की संख्या वृद्धि की गई, ठीक है। तोपखाना केवल अंग्रेज़ों की नियुक्ति की गई, तोपखानों के ऊपर सिर्फ अंग्रेज़ों की नियुक्ति की गई, ठीक है। गोरखों की सेना में भर्ती किया गया। यूपी के सिखों तथा गोरखों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। भारतीय तथा संख्या 2:1 के अनुसार कर दिया गया। प्रधान सेनापति को गवर्नर जनरल बना दिया गया। धर्म तथा जाति के आधार पर सैनिकों की टुकड़ियां स्थापित धर्म जाति के आधार पर सैनिकों टुकड़ियां स्थापित की गई तथा सैनिकों की एकता उत्पन्न ना हो सके, विद्रोह की संभावना कम हो गई, ठीक है। ये उसमें सुधार किए गए। ये सवाल नंबर आपके 10वें का जवाब। न्याय व्यवस्था का पर नोट लिखो। न्याय व्यवस्था का भी हमने पढ़ लिया है। ये आखिरी सवाल है, न्याय व्यवस्था के बारे में कैसी न्याय व्यवस्था उन्होंने कायम की थी, जो मैंने अभी आपको इससे पहले समझा दिया था। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसमें आप देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1800 अब इसमें नीचे आ जाओ। 1886 ईस्वी में लॉर्ड 1886 ईस्वी में लॉर्ड रिप्टन ने 15 सदस्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति की, ठीक है। इसको लॉर्ड रिप्टन आता है इसमें। भारतीयों, आगे देखो इसके खाली जगहें हैं। भारतीयों और यूरोपियन की संख्या तो 2:1 के अनुपात 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, ठीक है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता, सर्वोच्च अदालत कहाँ पे? कलकत्ता में की गई, ठीक है। ये कलकत्ता आएगा इसके बीच में। अब इसमें जो गलत सही है वो देखने। अंग्रेज़ों की भारत में कई नीतियों की
उद्देश्य भारत में केवल अंग्रेजियों के हित में रक्षा करना था। अंग्रेज़ों के वो भारत में नई नीतियों के उद्देश्य भारत, ये बिल्कुल ये सही है। कॉर्नवालिस के समय भारत में प्रत्येक थाने में दरोगा का नियंत्रण होता था, ठीक है, ये भी इन्होंने किया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई। ये गलत है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये नहीं किया गया था। ये 1832 ईस्वी में नहीं, ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की गई थी, ये भी ठीक है। ये आपने सारे क्वेश्चनों के आंसर अपनी कॉपी पर कर लेने हैं और ये चैप्टर हमने तकरीबन सवाल जवाब के हिसाब से पूरा कर लिया है। और इसके बाद अब सिर्फ अंग्रेज़ों के राज्य, ग्रामीण जीवन तथा समाज के ऊपर इन्होंने क्या क्या काम किया, यानी कृषि के ऊपर क्या किया, ये 12वां पाठ है। हम इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगे। ये सारे सवालों के जवाब करके अपनी कॉपी पर नोट कर लें और जिस तरह मैंने समझाया है इसको इतना ही उत्तर देना है आपने। और उसके बाद ये मुझे चेक भी करवा लें, मेरे नंबर पर भेजकर ये कॉपी को चेक भी करवा लें।